फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पूरे भारत पर 55 सैटेलाइट्स भेज दी, खेल शुरू। 150 तैयार रखी। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? खर्चे, डॉलर खर्चे। भारत को लेकर ग्रीस की बड़ी मदद। देखें भैया क्या न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के चलते सैटेलाइट इमेजरी और एरियल सर्विलांस के बारे में काफी डिस्कशंस हो रही हैं और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी से संबंधित एक डेटा रिलीज किया है जो कि आपका जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जयशंकर सर के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी न्यूज को एक वार्निंग दी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भारत सरकार ने एक मेजर स्टेप उठाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही ग्रीस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भारत को आश्वासन दिया है कि भारत को वहां पर जो भी मदद चाहिए होगी वो सब प्रोवाइड करेंगे। ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो छोटा सा बच्चा पीछे बैठा है, मैंने कहा कोई ड्रामा होगी, इसलिए हम आपको वेरीफाइड और कंफर्म अपडेट्स ही बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है ग्रीस और भारत को लेकर। ग्रीस इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और गुड न्यूज ये है कि अगले महीने यानी कि मई महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी ग्रीस के पास आ रही है। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर महीने एक नए देश के पास आती है और इस बार मई महीने के लिए ग्रीस का नंबर था। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल की और पहलगाम हमले को लेकर दोनों लीडर्स ने डिस्कशन की। ग्रीस अब क्योंकि मई महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा तय करने में ग्रीस की भूमिका काफी अहम होने वाली है। और ग्रीस ने कहा है कि भारत को जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। टर्की अगर पाकिस्तान को हथियार देगा तो हमें ग्रीस के साथ टाइज तो मजबूत करने ही होंगे। उस एंगल से ग्रीस भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि ग्रीस और टर्की आपस में कट्टर दुश्मन है जो कई बार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीबीसी को लेकर। यूके बेस्ड बीबीसी न्यूज नेटवर्क एक बार फिर से अपनी फॉल्स रिपोर्टिंग के चलते भारत सरकार के निशाने के ऊपर आ गया है। वही कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की साइड के लिए बीबीसी न्यूज नेटवर्क जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है उसमें पहलगाम आतंकी हमले को बीबीसी न्यूज ने अपने आर्टिकल्स में एक मिलिटेंट अटैक करार दिया था। अभी जो मिलिटेंट वर्ड है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स छुपी होती है। देखा जाए तो मिलिटेंट और टेररिस्ट दोनों टर्म्स वायलेंट एक्टिविटीज से जुड़ी हैं एंड आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों को इनके बीच का डिफरेंस भी नहीं पता होगा। लेकिन मिलिटेंट और टेररिस्ट इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स के अंदर बहुत ही क्लियर डिफरेंस होता है। वो तो किसी गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं या फिर आइडियोलॉजिकल कॉज के लिए आर्म स्ट्रगल करते हैं। इनका फोकस अक्सर मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट होता है और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर या फिर रेबल कहते हैं और स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं। जबकि जो सिविलियंस होते हैं वो इनके निशाने के ऊपर कभी नहीं होते लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं ये जानबूझकर डर का माहौल फैलाने के लिए सिविलियंस और आम पब्लिक को भी टारगेट करते हैं। टेररिज्म का मेन एम होता है पब्लिक को डराना, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना या फिर किसी भी आइडियोलॉजी को जबरदस्ती थोपना। इसमें सुसाइड बॉम्बिंग्स, होस्टेज सिचुएशंस और मास किलिंग्स जैसे कई सारे वायलेंट टैक्टिक्स में जुड़े होते हैं। यानी इन शॉर्ट मिलिटेंट्स स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते हैं और आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट मासूम और निर्दोष सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि डेफिनेशन भारत ने बनाई है या फिर मोदी सरकार के आने के बाद ही मिलिटेंट और टेररिस्ट की डेफिनेशन जारी की गई थी। यही मीनिंग दुनिया के बाकी हिस्सों में भी एप्लीकेबल है और दुनिया के सभी देश इसको इसी तरह से मानते हैं। अब हुआ ये कि ये जो पहलगाम हमला हुआ है इसमें किसी भी सैनिक नहीं बल्कि केवल इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया था, वो भी धर्म पूछकर और कलमा पढ़वाकर। अब सिविलियंस को टारगेट करना एंड स्पेशली पर्टिकुलर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करना ये हर एक क्राइटेरिया से एक टेररिस्ट अटैक था और टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर आता है। फिर चाहे कोई भारत में बैठकर इसको रिपोर्ट करे या भारत के फेवर में बात करता हो या फिर भारत के खिलाफ, ये मिलिटेंट अटैक किसी भी तरह से नहीं था। लेकिन बीबीसी ने क्या किया कि इस पहलगाम हमले को लेकर जो आर्टिकल्स पब्लिश किए, जो वीडियोस जारी की, उसमें इस हमले को मिलिटेंट अटैक कहकर करार किया। अब ये चीज भारत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई और खासकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को जिसके हेड है डॉक्टर जयशंकर सर। कईयों ने तो ये भी वर्ड नहीं यूज किया था। एक्सटर्नल पब्लिसिटी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन नाम का एक डिपार्टमेंट है। इसने बीबीसी इंडिया के हेड जैकी मार्टिन को एक फॉर्मल लेटर लिखा है एंड इस चीज की कंप्लेंट की है कि पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला ना बोलकर मिलिटेंट अटैक बोलना ये पूरी तरह से गलत है और इसको तुरंत करेक्ट किया जाए। इसके साथ ही इस लेटर में बीबीसी इंडिया को बताया गया है कि पहलगाम हमले के कारण इस समय जो सिचुएशन अराइज हुई है इसके ऊपर बीबीसी जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। सरकार की उसके ऊपर पूरी नजर है, इसलिए शब्दों का चयन और रिपोर्टिंग सोच समझकर की जाए। वैसे ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी बीबीसी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के खिलाफ बंद कर देना चाहिए, चैनल को बैन कर देना। लेकिन आज तक मोदी सरकार ने बीबीसी के ऊपर भारत में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। सैटेलाइट इमेजरी और स्पेस बेस्ड सर्विलांस भारत की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें कारगिल युद्ध के समय पता चला था क्योंकि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसकर कई सारी हाई एल्टीट्यूड पोस्टों के ऊपर कैप्चर कर दिया था और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस भारत को काफी लेट मिली थी।
उस समय तक भारत के पास स्पेस बेस्ड सर्विलांस सैटेलाइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से भारत की सेना उस समय पाकिस्तान की मूवमेंट को एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर पाई थी। वो तो इजराइल ने उस समय भारत की मदद की, सैटेलाइट इमेजरी और पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोजीशंस को लेकर एरियल सर्विलांस का डेटा भारत के साथ शेयर किया था, जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोजीशंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेला। अगर इजराइल उस समय भारत का साथ और भारत को पिन पॉइंट एक्यूरेट डेटा हमारे साथ शेयर नहीं करता तो शायद कारगिल युद्ध का परिणाम कुछ और ही हो सकता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सेना अपर साइड के ऊपर आकर बैठ गई थी। या फिर ये कह सकते हैं कि युद्ध और लंबा खिंचता और पाकिस्तान से अपनी पोस्ट वापस लेने के लिए भारतीय सेना को और भी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ती। कहने का मतलब है कि भारतीय सेना को कारगिल युद्ध की जो सबसे बड़ी सीख मिली थी वो थी सैटेलाइट इमेजरी और एरियल सर्विलांस कैपेबिलिटीज को मजबूत करना। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत ने इस दिशा में रिमार्केबल काम किया है एंड पिछले 25 सालों में अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। दरअसल पहलगाम हमले के बीच भारत की सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को लेकर इसरो की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, यानी कि कुछ डिटेल्स इसरो की तरफ से शेयर की गई हैं जो आपका जानना इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो के चीफ वी नारायण सर की तरफ से इन्फॉर्मेशन और डेटा शेयर किया गया है, इसलिए पूरी तरह से ऑथेंटिक डेटा है। इसरो चीफ वी नारायण सर एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे। 150 क्या 300 कर दो। कोस्टल सर्विलांस के लिए अभी के समय भारत के पास टोटल 55 सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद है, लेकिन ये अभी तक की स्टोरी है। भारत की अगर कोस्टल लाइन को देखा जाए तो हमारी 7500 किलोमीटर की शोर लाइन है और ह्यूज एक्सटेंसिव बॉर्डर्स हैं। ऐसे में भारत की रिक्वायरमेंट्स 55 सैटेलाइट से तो काफी ज्यादा है और 55 सैटेलाइट से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने रिक्वायरमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे आने वाले 3 सालों के अंदर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल सर्विलांस को मजबूत बांग्लादेश के साइड भी करो, यहाँ भी करो, 150 सैटेलाइट्स चाइना की साइड भी करो। इसरो चीफ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए भारत को भी और कई सारी सैटेलाइट्स चाहिए होंगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 100 से 150 सैटेलाइट्स अगले 3 साल के अंदर ही स्पेस में भेज दी जाए, यानी कि इनमें और टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी सर्विलांस सैटेलाइट्स जो रिसेंटली भारत ने लॉन्च की है और भारत लॉन्च करने वाला है, ये सैटेलाइट्स पहले वाली सैटेलाइट्स के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ये सब थर्मल और रडार इमेजरी के थ्रू डेंस क्लाउड्स, रात के अंधेरे और रगड़ टेरेन्स में किसी भी तरह की इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकती है और इसका फायदा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही सेनाओं को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल पहलगाम हमले के बाद आज भी लाखों टूरिस्ट कश्मीर में लगातार आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और आतंकवादियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। अब ये लोग अपनी सिक्योरिटी की चिंता किए बिना किसी डर के कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि कश्मीर रीजन में इस समय टोटल 87 मेजर टूरिस्ट स्पॉट है। रिसेंटली इन सब टूरिस्ट स्पॉट्स और प्लेसेस का सिक्योरिटी पागलों की तरह जा रहे हैं, दिख नहीं रहा अभी का एक्शन हो रहा है। फैसला किया गया है कि अगले नोटिस तक इन 87 टूरिस्ट स्पॉट्स में से 48 को पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 48 डेस्टिनेशंस आम पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि इन टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर आतंकी हमला होने का खतरा है और यहाँ पर दोबारा से पहलगाम की तरह टारगेट किलिंग्स की आतंकी घटना हो सकती है लोगों को। इसके साथ ही सिक्योरिटी रिव्यू से पता चला है कि नॉन लोकल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दोबारा से कोई बड़ा हमला हो सकता है। अरे लोकल्स भी मिले हैं, क्या पता कौन से वाले प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप भी कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर वेट करें। आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स की लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है, तभी सरकार ने ये 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया है। अगर आपको तब भी कश्मीर जाना है तो प्लीज उन्हीं प्लेसेस को विजिट करें जहां पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो। जम्मू से हूं और लाइफ में एक बार भी कश्मीर नहीं गया। क्या आप कभी कश्मीर गए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। यार सैटेलाइट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और इतनी सारी बिछी होनी चाहिए ऊपर स्पेस में कि एक इतनी सा भी कोई स्पेस नहीं हो कि जो यहाँ टाइम गैप नहीं हो कि हमें पता ना चल रहा। वो पूरे इलाके जहाँ पे बॉर्डर है, पूरा वो बॉर्डर जो है वो 24 आवर्स की सर्वेलेंस जो है वो हमें दिखती रहनी चाहिए और प्रॉपर जो बोलते हैं ना ऑफिस टाइप जो होते हैं वो बने होने चाहिए जहाँ पे वहाँ पे सर्वेलेंस दिन रात हो रही हो, पलक भी नहीं झपकी जा रही हो, ताकि जैसे ही दिखे कुछ हो रहा है वहीं पे करेक्ट अथॉरिटीज जहाँ बैठी हुई हैं उनको मैसेज जाए, वो वहाँ पे जाके उनको ठिकाने पे लगाएं। और खाली ये पाकिस्तान की साइड नहीं, चाइना और बांग्लादेश वहाँ पे भी, ताकि वहाँ से भी इलीगल्स जो आते हैं वो भी ना आए। और ये तो सेटेलाइट्स इतनी अच्छी होंगी कि भैया आपको पेड़ों के जैसे बोलते हैं ना घने जंगल हैं, फलाना है, ठमकाना है, कुछ दिखता नहीं जाने के, वो सेटेलाइट्स के थ्रू वो घने जंगलों का भी के थ्रू भी देखने उनको दिखना चाहिए कि जंगलों में भी एक इंसान जो चल रहा है वो भी दिखे। वो बहुत देखिए आजकल एआई से बहुत कुछ हो जाता है, तो ऊपर से स्कैन करेंगे जहाँ पे दिखा कि एआई कोई
डिटेक्ट करेगा कि बड़े सारे लोग आ रहे हैं, झाड़ियों से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है, अलर्ट कर देगा कि यहाँ पे सडनली जो है काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं या पैटर्न गड़बड़ा है, कोई भाग रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो वो देख पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। एआई से तुम जानवर वर्सेस ह्यूमन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। जानवर चल रहा है, पता कर सकते हैं कि अनयूजुअल पैटर्न हो रहा है, नीचे तो कुछ लफड़ा हो रहा है, वहाँ देखिए अलर्ट कर देगा, तो आप देख सकते हैं। तो और साथ में अब जैसे अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है तो सैटेलाइट से ही पता चल जाएगा कहाँ इन्होंने अपने टैंक रखे हुए हैं, कहाँ ये खुद इनके जवान बैठे हुए हैं, और वहां एग्जैक्ट पोजीशंस पता हो, और वहां से हमारे प्लेन जाएं, थाड़ काम खत्म। तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही अच्छा लगा कि अब उस पर काम होगा, 2-3 साल के अंदर इतने हो जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ 150 की जगह 300-400 भी करने हो, वो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।